के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को जैश के आतंकियों के छिपने की खबर मिली है। सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, गोलीबारी भी की गई है। फायरिंग की आड़ में आतंकी छिप गए हैं, लेकिन उनकी तलाश अब भी जारी है। यानी कि कोम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। मौके से कई हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड शामिल हैं। कल ही शोपियां में 5 आतंकियों का सफाया किया गया था और लगातार ये ऑपरेशन आर्मी की ओर से चलाया जा रहा है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आतंकियों के बारे में सुराग है और उसी को लीड मानकर आगे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त क्या स्थिति है? यह बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल ये रात में ये ऑपरेशन शुरू हुआ था सुरक्षा बलों और सेना की तरफ से, जब उन्हें खबर मिली थी कि बडगाम जिले के पथनपोरा जो कि गांव है, वहां पर जैश के कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। उसके बाद वहां पर जो ही तलाशी अभियान शुरू हुआ, इलाके की घेराबंदी शुरू हुई, तो वहां पर उस ठिकाने तक जब सेना और सुरक्षा बल के जवान पहुंचे जहां पर ये जैश के मिलिटेंट छुपे हैं, वहां पर कुछ गोलीबारी हुई, लेकिन कोई रास्ता लेते हुए वहां पर हथियार छोड़कर उस जगह से जो है दोनों जैश के मिलिटेंट की खबर सुरक्षा बल और सेना के पास थी, वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से अब भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। लद्दाख की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर LAC पर चीन के कदम पीछे तो हट गए हैं, लेकिन बातचीत आगे बढ़ चुकी है। कल करीब 4 घंटे मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। आज भी चीन के साथ बातचीत जारी रहेगी। हालांकि बातचीत का स्तर और लोकेशन अभी साफ नहीं है। कल की बातचीत को सकारात्मक बताया जा रहा है। चीन के साथ कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के कई अधिकारी शामिल हुए। बातचीत में LAC पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 पर तनाव कम करने को लेकर बात की गई। हालांकि कुछ जगहों पर चीन की सेना पीछे तो हट गई है, लेकिन चीन के अपनी सैन्य टुकड़ियों को कम नहीं किया गया है। उनसे LAC के पास भारी मात्रा में हथियार, टैंक, तोप तैनात किए गए हैं और भारत भी उतनी ही ताकत के साथ चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लद्दाख में चीन पीछे हटा है। लद्दाख के पार अभी भी डटे हैं 10,000 चीनी सैनिक। संख्या में हथियारों और टैंक तोप की तैनाती चीन ने आखिर LAC पर क्यों की? फाइटर बॉम्बर स्क्वाड्रन से चीन की नीयत पर सवाल। पूर्वी लद्दाख में चीन कुछ पॉइंट्स पर पीछे तो हटा है, लेकिन आज भी चीन पर रत्ती भर यकीन नहीं किया जा सकता। उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब धोखे का ड्रैगन पीछे से डस ले। हिंदुस्तान ने इधर उसकी हरकतों पर विश्वास किया नहीं कि उधर वो फिर से घुस आएगा। दोनों सेनाओं के बीच बातचीत शुरू हो गई। ये बातचीत डिविजनल लेवल के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच शुरू हुई। पेंगोंग त्सो झील इस बार भी बातचीत का अहम मसला बना रहा, लेकिन चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने तय किया है कि उसके 10 से 12,000 सैनिकों की अतिरिक्त टुकड़ी LAC पर डटी रहेगी। चीन जब तक LAC के पास अपने 10,000 सैनिकों को वापस नहीं बुलाता, तब तक भारतीय सैनिकों के पीछे हटने के आसार नहीं दिखते। साथ ही चीन की हर गतिविधि पर हिंदुस्तान बिल्कुल बारीक नजर रखेगा। अब वहां के सांसद से सुनिए कि कैसे चीन LAC पर स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर उनकी चरागाह की जमीन पर कब्जा कर लेता है। चाइना का एक पॉलिसी ये रहा है, चाइना के नोमैड्स को आगे करके PLA उसके पीछे पीछे आके हमारे लोगों के चरागाह को, पश्चिम लैंड को इंच बाय इंच उन्होंने कब्जा करते किया है पिछले कुछ साल तक। चीन 3 पॉइंट से पीछे हट गया है, लेकिन पेंगोंग त्सो झील पर तनाव अभी बरकरार है। इसके किनारे पर फिंगर 1 से फिंगर 8 तक सारे इलाके भारत के हैं, लेकिन चीन की बदमाशी देखिए कि चीन फिंगर 4 तक अपनी सीमा को मानता है। वो यहां तक मई में चला आया, लेकिन हमारी सेना ने पहले ही तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर अपने देश की 1 इंच जमीन पर भी चीन के नापाक पैर नहीं पड़ने देंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत की नीति रही है कि हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है।
हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि दोनों देश मिल बैठकर सुलह कर लेंगे, लेकिन चीन की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। हाल फिलहाल में देखें तो चीन ने कोरोना से लड़ने के लिए आए 1/4 पीपीई किट्स घटिया भेजे। चीन ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर $46 बिलियन का आर्थिक कॉरिडोर बना लिया। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी बताने की भारत की कोशिशों के खिलाफ खड़ा हो गया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG में भारत के शामिल होने की उम्मीदों पर चीन ने कूटनीतिक पानी फेर दिया। इसलिए चीन चाहे जैसी भी मीठी मीठी बातें करें, उसके जहन में भरे दुश्मनी के जहर को हिंदुस्तान पहचान गया। जीतेगी दिल्ली आज तक। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, आधिकारिक स्तर की वार्ता तो चली रही है, चीन ने अपने कदम पीछे भी हटाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत की सतर्कता कम हो गई है। अभी भी हम अपनी तोपों के साथ, तमाम हथियार के साथ तैयार हैं कि कभी भी अगर चीन की नीयत बदल जाती है तो हम उसका मुकाबला कर सके। बिल्कुल नेहा, भारत की सैन्य तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है। चाहे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक की बात की जाए, सेना पूरे चीन से लगने वाले जो लंबा बॉर्डर है उस तक पूरी तरह से मोबिलाइज है, हथियारों के साथ, सैनिकों के साथ। और जहां तक बातचीत की बात है, आज दोबारा से 11 बजे से बातचीत शुरू होगी। चुशूल में नेहा ये बातचीत होनी है। कल से दूसरे दौर की बातचीत भारत और चीनी सेनाओं के बीच में शुरू हुई थी और भारत की जो अधिकारी हैं वो चुशूल में मौजूद हैं। आज भी बातचीत होनी है ब्रिगेड और कमांडर लेवल पर, और ये बातचीत तब तक जारी रहेगी जब तक खासतौर से जो सबसे अहम मुद्दा है पेंगोंग झील का, जहां पर चीन फिंगर 4 तक आकर एक तरह से जबरदस्ती वहां पर आकर बैठ गया है, वो जगह चीन खाली नहीं करता। हालांकि 3 जगह जो अलग अलग पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, 14, 15 और 17, इन पेट्रोलिंग पॉइंट से चीन ने अपनी कुछ टुकड़ियों को जरूर पीछे किया है, लेकिन भारत की कोशिश है कि असल में जो पेंगोंग झील का फिंगर 4 इलाका है वहां पर चीन जब तक पूरी तरह से फिंगर 8 पर, जहां पर उसका एडम बेस है, वहां पर नहीं चला जाता तब तक इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात कोरोना की बढ़ती रफ्तार की करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हर नया आंकड़ा डरा रहा है, क्योंकि 24 घंटे में फिर कोरोना के नए मामले और मौत का रिकॉर्ड बन चुका है। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस आए हैं। 24 घंटे में 149 लोगों की जान गई है, जो अब तक का एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में अब तक कुल मामले 94,000 के पार पहुंच गए हैं। मुंबई का हाल और बेहाल है। एक दिन में कोरोना ने 97 लोगों की जान ली है। 24 घंटे में मामले भी 1550 से ज्यादा बढ़े हैं। मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अनलॉक 1 होते ही मुंबई अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी थी। लोग बाजारों में उमड़ पड़े, बसों पर चढ़ने की होड़ लग गई। हमेशा की तरह गाड़ियों से पट गई मुंबई की सड़कें। दौड़ पड़ी मुंबई इस बात का बगैर ख्याल किए कि दौड़ पड़ेगा कोरोना भी अपनी रफ्तार से। हुआ भी वही। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। महाराष्ट्र वाले ये आंकड़े जरूर देखें और सोचें कि रियायत का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,254 संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 149 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल संक्रमित 94,041 लोग हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 3,438 लोगों की मौत हो गई है। 36 जिलों वाले महाराष्ट्र में मुंबई की हालत सबसे भयानक है। मुंबई करों को ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। पिछले 24 घंटे में मुंबई में रिकॉर्ड 1567 संक्रमित मिले हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में अब तक 52,667 कोरोना संक्रमित लोग हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से मुंबई में अब तक 1,857 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े सिहरन पैदा करते हैं, खौफ भर देते हैं दिलों में। महाराष्ट्र वालों को सोचना होगा कि उनकी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। शायद इसीलिए सीएम उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो एक बार फिर से वो लॉकडाऊन करने पर विचार कर सकते हैं। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही
जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते, तर नाईलाजाने कदाचित आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल. अब तो समझना ही होगा, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं और कोरोना से बचाव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नियमों को मानना ही बचा है. मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो. विद्या हमारी संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं. विद्या, ये जो आंकड़े हैं मुंबई की ही अगर बात कर लें तो काफी ज्यादा डराते हैं. ऐसे में जो अनलॉक की स्थिति है उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, वापस से लॉकडाउन लगाया जा सकता है. बिल्कुल, ये तो मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि अगर जिस तरह से स्थिति बन रही है, जिस तरह से लोग कोरोना वायरस को दरकिनार करते हुए बसों में एक दूसरे से भिड़ते हुए घुस रहे हैं ताकि वो दफ्तरों तक और घरों तक जल्द से जल्द पहुंच सके, वो सही नहीं है नेहा. लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना मैंने डॉक्टरों से बात की है उनका यही कहना है कि एक तरफ आप देख लीजिए महाराष्ट्र में जो नए मामले, खासतौर से मुंबई में जो नए मामले कोरोना वायरस के आ रहे हैं वो कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संख्या भी बढ़ रही है. आखिर इसका कारण क्या है? तो डॉक्टरों का कहना है कि दरअसल लोग जो हैं, जो बीमार पड़ रहे हैं, वो अपने सिम्टम्स को दरकिनार करते हुए या घर में रह रहे हैं और बहुत लेट से रिपोर्ट कर रहे हैं. यहाँ तक कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर है, वो बहुत आखिर में आ रहे हैं अस्पताल, जिसकी वजह से उनको बचा पाना मुश्किल हो रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया विद्या इस तमाम जानकारी के लिए आपका. और अब बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि यहां पर भी कोरोना की रफ्तार तेज है. दिल्ली में 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है. साथ ही दिल्ली में 24 घंटे में 48 की मौत हुई है. ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं. और कोरोना की रफ्तार कैसे कम की जाए, कैसे इसे थामा जाए, इसी मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. हालांकि एलजी की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में जो आंकड़े हैं उसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कहा था कि सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज नहीं, सभी का इलाज किया जाएगा और एलजी की जो बात है वो मानी जाएगी. जाता है और उसको लगभग 2 हफ्ते ठीक होने में लगते हैं. ठीक होने से पहले वो 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है. अगर वो 2 को भी इन्फेक्ट करता है तो अगले 10-12 दिन में, 8 दिन में वो डबल हो जाते हैं. तो आज क्योंकि बेस ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर लगभग 30,000 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, तो अगले हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले 12-15 दिन में 30,000 केसेस और. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की इस आशंका के चंद घंटे बाद ही दिल्ली में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा आया, उसने बता दिया कि आशंका दुर्भाग्यवश सच की ओर बढ़ रही है. दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है. दिल्ली में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं और तो और 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ मौत हुई है. आंकड़े डराने वाले हैं, मगर देखिए 24 घंटे में दिल्ली में 1501 संक्रमित मिले हैं. 24 घंटे में कोरोना से 48 लोगों की मौत हो गई है. दिल्ली में कोरोना से अब तक 32,810 लोग संक्रमित हुए हैं. दिल्ली में कोरोना से अब तक 984 लोगों की जान चली गई है. दिल्ली में कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. हालात चिंताजनक है और इन चिंताजनक हालातों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोरोना से लड़ाई में हर तरह की मदद का आश्वासन दिया है. दिल्ली और केंद्र की सरकारें बार बार कह रही हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उसने दिल्ली वालों के दिलों में दहशत भर दी है. तेजी से बढ़ते आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं. मगर फिलहाल केंद्र सरकार को दिल्ली या देश में कम्युनिटी स्प्रेड पर आईसीएमआर की रिपोर्ट का इंतजार है. इस रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि कोरोना का संक्रमण किस स्टेज पर पहुंचा है. मगर इन सब के बीच दिल्ली वालों को ये ध्यान रखना होगा कि अनलॉक का मतलब ये कतई नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है. इसलिए अपना ख्याल खुद रखें, नियमों को माने, कोरोना से बचें. चिराग गोठी और अशोक सिंघल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक. अनीशा माथुर हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं. अनीशा, पहले केजरीवाल ये कहते आए कि केंद्र से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है. इस बीच एलजी ने बयान दिया कि केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है. कल जो अमित शाह से मुलाकात हुई है केजरीवाल की, उसके क्या मायने हैं?
देखिए नेहा, कोरोना का संकट क्योंकि रोज के रोज बढ़ता चला जा रहा है इस वक्त, जैसा कि आप भी अभी बात कर रही थी, कोरोना के केसेस दिल्ली में 32,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे पास 242 दैट इज 242 एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स हैं और दिल्ली सरकार पिछले कई दिनों से यही वार्न कर रही है कि संक्रमण फैलता चला जा रहा है और 15 जून तक उन्हें 45,000 तक केसेस पहुंचने की का डर है और जुलाई के खत्म होने तक लाखों में केसेस पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए बार बार केंद्र सरकार से बात की जा रही है। कल भी अमित शाह से मिलकर आए हैं अरविंद केजरीवाल और उन्होंने ट्वीट में तो यही कहा है कि केंद्र सरकार ने पूरा कोऑपरेशन, पूरी तरह से मदद देने का वायदा किया है। दिल्ली में क्योंकि काफी कोरोना का फैलाव के बारे में बात होनी थी। दिल्ली में कोरोना के फैलाव को किस तरह से, संक्रमण को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से अस्पताल में ट्रीटमेंट दी जाए, किस तरह से क्योंकि हॉस्पिटल बेड्स हमारे दिल्ली में बढ़ाने की बात होनी है। इस वक्त हमारे पास कुछ 8,500 हॉस्पिटल बेड्स हैं जिनमें से 50% से ऊपर ऑलरेडी पेशेंट्स हैं और ये जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसके हिसाब से हमें हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाने हैं, तो उसके बारे में भी बात हुई। बात होने की संभावना है। किस तरह से फाइनेंसिंग होगी, बहुत सारी चीजें हैं जिनको उठाया गया और इस फिलहाल हमारे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन केजरीवाल के ट्वीट से साफ साबित होता है कि कोऑपरेशन हो रहा है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 5 लाख से भी ज्यादा मामले जुलाई अंत तक हो सकते हैं अगर इसी रफ्तार से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते रहे। तो आगे बढ़े इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे में आपके लिए क्या है खास। बात अब राजस्थान की करेंगे, जहां कोरोना काल में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आरोप लगाया कि उनके और निर्दलीय विधायकों को लालच दिया जा रहा है, लेकिन कोई इस झांसे में नहीं आएगा। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेसी विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई है। उधर कांग्रेस नेता महेश जोशी ने राज्य के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुट गई है। सभी विधायकों को जयपुर के शिव विलास होटल में रखा गया। ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जो डीजीपी को लिखा गया है हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, और साथ ही इस लेटर में तमाम डिटेल्स दी गई हैं, किस तरीके से विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, कितनी पेशकश की जा रही है और लगातार 25-25 करोड़ तक का ऑफर सामने आ रहा है। महेश जोशी की तरफ से लिखी गई है चिट्ठी, कांग्रेस नेता हैं और उन्होंने इस चिट्ठी में पूरे विस्तार से जानकारी दी है कि किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश जो 22 MP वाली 22 MLA गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ घुसने पाए क्षेत्र के अंदर, लोग कहते थे 25 करोड़ में भेजो लोग हो, किस पूछ आए वापस? 5 साल ही भेजा हमने आपको, अब आ गए जल्दी क्यों आए भाई? और बीजेपी वाले टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ के बीजेपी खुद का कैडर है, वो कहता हम कहाँ जाएंगे। आज 200 पेज चुनाव नहीं हो रहे, वहाँ पर कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वो समझ गए और खूब उनको लालच नोट देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 BSP के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता। मुख्यमंत्री जी के बयानों से ऐसा लगता तो था कि वो चिंतित भी हैं और शंकित भी हैं, लेकिन उन शंकाओं को आज प्रमाण मिल गया। यदि सरकार पूरे तरीके से सुरक्षित है, अंतर्कलह नहीं है और किसी तरीके का खतरा नहीं है, तो 10 दिन तक किस तरीके से विधायकों को इतने लंबे अरसे तक वो रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस बात से साबित हो गया कि सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। भले ही वो बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस तरीके की नौबत आज कांग्रेस पार्टी के भीतर आई है। तो शिव विलास होटल में इन कांग्रेसी विधायकों को रखा गया है ताकि इन्हें हॉर्स ट्रेडिंग से बचाया जा सके। उस जगह का, उस रास्ते का जायजा लिया हमारे संवाददाता शरद कुमार ने। कोरोना काल में अब राजनीति भी अनलॉक हो गया है।
राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस सरकार को समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने इस शिवविलास रिजॉर्ट में क्वारंटाइन कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के तरफ से उनको समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक, बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए कुछ विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, वो डीजीपी को चिट्ठी लिखते हैं कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारे विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अजीब बात है कि ना तो उस पत्र में किसी विधायक का नाम है कि किसको ऑफर किया गया, ना ही शिकायत में है, जबकि सरकार इनकी है। दरअसल इस तरह की बातें लंबे समय से चल रहा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ हो सकती है। इसकी वजह यह है कि राजस्थान में से राज्यसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों पर करीब सभी कैंडिडेट को जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए यहां पर एक चौथा उम्मीदवार भी ओंकार सिंह लखावत को उतार दिया। पहले यहां पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल और नीरज दांगी कांग्रेस की तरफ से थे, राजेंद्र गहलोत बीजेपी की तरफ से, लेकिन चौथे उम्मीदवार को उतारने के बाद सारा गणित जो है वो गड़बड़ा गया है। दरअसल बीजेपी के पास 72 वोट है, जबकि कांग्रेस के पास निर्दलीयों को मिलाकर करीब 122 से 123 वोट का दावा कांग्रेस कर रही है। ऐसे में 102 वोट चाहिए कांग्रेस के 2 राज्यसभा उम्मीदवार जिताने के लिए, लेकिन फिर भी एक डर ऐसा बैठा है जिसे लेकर अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर यहां पहुंचे हैं। दूसरी और बुधवार की शाम आई आंधी ने दिल्ली एनसीआर में जमकर तांडव मचाया। कहीं पेड़ जड़ से उखड़ गए तो कहीं भारी भरकम डालियां और पेड़ के हिस्से जमीन पर आ गए। होर्डिंग्स हवा में पत्तों की तरह उड़ने लगी तो कहीं बिजली के पोल भी टूट गए। तस्वीरों में देखिए आफत की आंधी से कैसे दिल्ली और एनसीआर परेशान हुआ। 4 तस्वीरों में साफ हो रहा है, सोलर पैनल तक गिर गए। बारिश की तूफानी रफ्तार देखी गई। डीएनडी पर कई सारे होर्डिंग्स और पेड़ गिरे पाए गए। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार शाम आई बारिश ने अच्छा खासा नुकसान कर दिया। पूरी दिल्ली में जहां 22 जगहों पर पेड़ गिर गए, जिनकी वजह से ट्रैफिक रुक गया और कुछ गाड़ियों को नुकसान भी हुआ, वहीं इस वक्त हम आपको निजामुद्दीन ब्रिज की हालत दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आंधी ने तबाही मचाई है। आप ये देखिए, पुल के ऊपर ये पूरे सोलर, जो तमाम सोलर पैनल है, उनको देखिए किस तरीके से धाराशायी हो गए हैं। दरअसल जिस वक्त आंधी आई, बताया जा रहा है कि हवा की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से ये तमाम जो पैनल लगे हुए हैं, जिनमें आगे पौधे भी लगे हुए थे खूबसूरती के लिए, वो एकदम से आप देखिए कितने लंबे स्ट्रेच का ये सारा का सारा अचानक से टूट गया और गिर पड़ा। यही हालात रोड के दूसरे तरफ जो पैनल लगे हुए हैं उनके भी यही हालात है। इसी तरीके से वो भी टूट गए और आसपास के कुछ जगहों पर भी इसी तरीके से नुकसान हुआ है। हालांकि उस आंधी तूफान से लोगों को जो गर्मी है उससे राहत तो मिली, लेकिन कई जगहों पर इस तरीके के नुकसान भी दर्ज किए गए हैं। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमाचल का रुख करेंगे, जहां के चंबा में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। इसमें 4 बच्चे फंस गए। इनमें 3 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। सभी पास के गांव जा रहे थे जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक तूफानी गति से बाढ़ का पानी आ गया। ये बच्चे इसमें फंस गए और खौफ से चिल्लाने लगे। बचाव की आवाज सुनकर पास के गांव वाले यहां पहुंचे और पानी की तेज धार से 4 लोगों की जिंदगी बचाने में जुट गए। छोटी सी गलती भी उन्हें खतरे में डाल सकती थी, लेकिन फ्लैश फ्लड में फंसे चारों ने हिम्मत नहीं हारी। गांव वालों ने रस्सी डालकर उन्हें बाहर निकाल दिया। असम आपको लिए चलेंगे, वहां के तिनसुकिया जिले के बगजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस के कुएं में आग लगातार धधक रही है और 3 दिन पहले भड़की आग अभी तक नहीं बुझ सकी है। असम के मंत्री ने मौके का दौरा कर यह बताया कि 21 दिन से पहले आग पर काबू पाना मुश्किल है। ये आग, ये काला धुआं, ये बर्बादी असम के तिनसुकिया की है। आसमान में सिर्फ काला धुआं दिख रहा है।
नजर नीचे जाएगी तो लाल लपटों और धधकती जमीन पर नजरें टिक जाएंगी। आग और उससे उठता धुआं इतना घना है कि 30 किलोमीटर दूर से भी दिख जाए। जमीन पर बेकाबू आग सब कुछ जलाने पर आमादा है। 1 किलोमीटर के दायरे में हर चीज खाक हो चुकी है। रिश्ते गैस में लगी आग को काबू करने की कोशिश करते हुए 2 दमकल कर्मचारियों की मौत हो गई है। अब तक आग बुझाने की सारी कोशिशें बेकार गई हैं। इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। हादसे में कम से कम 30 मकान जल गए हैं। प्रशासन ने अब तक 1610 परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया है। स्थानीय लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। इसमें डॉल्फिन भी है, बहुत बर्ड्स है, बहुत एक्वाटिक लाइफ है। सब अभी इसमें बहुत ऑयल कंडेंसेट जमा हो रहा है और अगर इधर आग लग जाएगा तो सारा वाटर बॉडी जल जाएगा। सिर्फ इंसान ही नहीं, कई मीटर ऊंचे उठते काले धुएं से डिब्रू से खोवा राष्ट्रीय उद्यान को खतरा हो गया है। उद्यान के पास मागुरी नदी में रहने वाली डॉल्फिन समेत कुछ और मरी हुई मछलियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। विशेषज्ञों की माने तो इस आग पर काबू पाना चुनौती है। गैस का रिसाव रुक नहीं रहा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ साथ ओएनजीसी के अफसर, भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन के अफसर और विशेषज्ञों की टीम की अब तक की सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। विशेषज्ञों की माने तो सिर्फ 2 ही तरीके से आग पर काबू पाया जा सकता है। पहला विकल्प ऑक्सीजन रोककर आग पर काबू पाया जा सकता है और इसके लिए कुएं के मुहाने पर एक बड़ा विस्फोट कराना होगा, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। दूसरा विकल्प ये है कि कुएं के नीचे से गैस की आपूर्ति खुद ही खत्म हो जाए और प्राकृतिक रूप से आग बुझ जाए। लेकिन पहले विकल्प में खतरा बहुत है और दूसरे विकल्प को माने तो आग को काबू करने में लंबा इंतजार करना होगा। The experts' view is very clear that they need another 25 to 28 days to control the situation, and I believe with the whatever like support we are getting from the government of India, and particularly this morning I have also like briefed the entire situation to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and he has assured me full support from the government of India. दरअसल ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के कुएं से हो रहे रिसाव की घटना बीते 27 मई को सामने आई थी। रिसाव को रोकने की शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किन कारणों से इतने बड़े स्तर पर ऑयल फील्ड में गैस रिसाव हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। शुरुआती जांच के बाद 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने हर मदद का भरोसा दिया है, लेकिन अभी सबसे जरूरी है आग पर काबू पाना, जो तुरंत मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। तिनसुकिया से हेमंत कुमार नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।